हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉप 30% जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और कोशिश करेंगे कि इनको आपने एक से कम 2 बार तो इनको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले 5 साल और 10 साल के जो बीच के पेपर हैं उनमें उनमें से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है। ठीक है, क्योंकि जो आपके प्रीवियस 2 से 3 या 4 साल के पेपर हैं वो बहुत कम उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपके प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जिनमें से इस बार ज्यादा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो जो आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, 2009 और 12 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रश्न है आपका, प्रथम स्तन्य या कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं। तो कुछ कुछ आंसर मैं आपको पढ़कर भी बताता रहूंगा, और जो ज्यादा लेंथी होंगे उनको सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप जाकर के ठीक है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें है आपका, संगर्भता अवधि के अंत में स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण प्रारंभ हो जाता है। यह नवजात शिशु का पूर्ण आहार होता है। दुग्ध स्रावण के प्रारंभिक दिनों में जो दुग्ध स्रावित होता है उसे प्रथम स्तन्य या कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रतिरक्षी नवजात शिशु में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो पहले प्रश्न का ये लगभग आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। और देखो रिपीटेड है, अगर मैं आपके पिछले 5 से 10 साल के बीच बात करूँ तो ये देखो क्वेश्चन आपका 3 बार आ चुका है। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें कहा है शुक्राणु, मानव शुक्राणु लगभग 40 म्यू लंबा अगुणित तथा चल नर युग्मक होता है। इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका शीर्ष यानी हेड, इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होता है। दूसरा है आपका ग्रीवा या नेक, यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं। पुच्छ का अक्षीय तंतु सेंट्रियोल से निकलता है। नेक्स्ट है आपका मध्य भाग, मिडिल पीस, इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका पुच्छ यानी टेल, यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। और यहाँ पे ये टोटल आपका इसका डायग्राम है, चित्र आप देख पा रहे हैं। तो इस चित्र को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इनको आपने 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेंडल के परीक्षण क्रॉस को केवल क्या बताया है, चित्र द्वारा समझाइए। फ्रिक्शन क्रॉस है, यहाँ पर आप इस पूरे पार्ट को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ और यहाँ पे आपको ये पूरा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्रॉस है और इसी तरह से सेम आपने इसकी संरचना बना देनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के वंशागति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इसी को क्वेश्चन को घुमा करके थोड़ा सा आपको दिया गया है, जो कि 2009 और 13 में ये क्वेश्चन आपका आया है। इसमें कहा है, मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया गया है। F1 तथा F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, ये रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो पहले आप ये मेंडल का द्विसंकर क्रॉस पर आधारित वंशागति सिद्धांत, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये इसका मैं आपको पूरा एक पेज में दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। यहाँ पे आप इसको चाहे तो पूरा ऐसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और इसकी जो संरचना है उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी पूरी संरचना है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये संरचना आप देख लीजिए, द्विसंकर क्रॉस का प्रदर्शन इस तरह से होता है, और बाकी इसके नीचे जो लिखा है वो भी आप इजिली पढ़ पा रहे होंगे। ले चलता हूँ आगे अगले प्रश्न पर। इसमें कहा है, मनुष्य के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेखित चित्र बनाइए। तो चित्र पूरा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, स्त्री जनन तंत्र का आरेखित चित्र। तो इसके जो कुछ नाम इंग्लिश में है उनको हिंदी में हमने लिखने की कोशिश की है, तो आप इनको अच्छे से और प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिट्रॉन। फिर है, अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीन अर्थात डीएनए पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए द्वारा प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होती है। सूचनाओं के इसी क्रम को अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोडोन क्या है, प्रश्न आप देख रहे हैं, कोडोन क्या है। आंसर देखिए इसका, कोडोन 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों में से 3 नाइट्रोजन क्षारक आनुवांशिक कूट कोडोन बनाते हैं। आगे देखते हैं। इसमें कहा है, एक कोडोन एक एमिनो अम्ल को कोड करता है। इसे त्रिक
कोडोन भी कहते हैं। इस पद्धति की खोज HFC क्रिक ने की थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया? तो इसका आंसर देखते हैं कि एल्फ्रेड हर्शे एवं मार्थ चेस ने सन 1952 में स्केरिशिया कोलाई में जीवाणु भोजी या फेज T2 के अंतरण द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक है। जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिकाओं में अपने आनुवांशिक पदार्थ को ट्रांसफर कर देते हैं। विषाणु, फुल स्क्रीन में ले लेता हूं। विषाणु आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करके अपने आनुवांशिक पदार्थ का द्विगुणन करता है और आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो विषाणु का आवरण बनाते हैं। और बाकी इसके जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनको आपने यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना है। आई नो कि आप सारे क्वेश्चंस की जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी बना चुके हैं। बाकी जो मेन इस वीडियो का है वो है कि आपके पास टॉप 30 क्वेश्चन पहुंच जाए कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं सबसे ज्यादा। और अगर नहीं आपने बनाया है तो सिंपल आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये पूरा इसका जो संरचना है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डीएनए अंगुली छाप क्या है? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से, इसको आप यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए, सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। और जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। और बाकी अगर आप इसको पूरा याद करना है तो आप यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसकी जो संरचना है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, तो उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वह है डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो टोटल है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। तो टोटल आप इसमें कितने पॉइंट देख पा रहे हैं? 2 ये हो गए, उसके बाद फिर 3 4, ठीक है, 5 6। ठीक है, तो टोटल 6 पॉइंट आप देख पा रहे हैं। इन 6 पॉइंट को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहला पॉइंट है आपका जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा है जीवन संघर्ष। तीसरा है सजातीय। चौथा है अंतर सजातीय, सॉरी इसी के अंदर, किसके अंदर? जीवन संघर्ष के अंदर ही पहला पॉइंट है सजातीय, फिर है अंतर जातीय, फिर है वातावरणीय। तीसरा पॉइंट आपका विभिन्नताएं तथा इनकी अनुवांशिकी। नेक्स्ट है आपका चौथा प्राकृतिक चयन या योग्यतम की उत्तरजीविता। और उसके बाद फिफ्थ है आपका वातावरण से अनुकूलन। और सिक्स है आपका नई जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, नई जातियों की उत्पत्ति आप नीचे देख पा रहे हैं लास्ट पॉइंट। तो इतने पॉइंट से आप इनके अंदर जो लिखा हुआ उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें है आपका न्यूमोनिया तथा टाइफाइड ज्वर के रोगाणुओं के नाम लिखिए। या फिर इसी को घुमा करके आपका पूछा गया है अमीबा इसिस, मलेरिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया, अतिसार या फिर मलेरिया। इन सभी के बारे में यहाँ पे आप लिखा है। पहले है अमीबा इसिस, तो यह एंड अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इस रोग को अतिसार भी कहते हैं। दूसरा आपका मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट आपका टाइफाइड ज्वर, यह रोग साल्मोनेला टाइफी जीवाणुओं के कारण होता है। और उसके बाद है न्यूमोनिया, यह और इसके बारे में लिखा है यह स्ट्रेपोटो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तथा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी की 4 जातियों स्पीसीज के नाम लिखिए। कौन सी जाति सबसे अधिक घातक है? तो यहाँ पे आप 4 सबसे पहले नाम पढ़ लीजिए। सेम सामने तो सेम ही है, बाकी पीछे का आप देख लीजिए। प्लाज्मोडियम है, फिर है वाइवैक्स है, मलेरियाई है, फैल्सीपेरम है और ओवेल है। और कौन सा सबसे ज्यादा घातक है? वह है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्धन मलेरिया सबसे अधिक गंभीर और घातक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कैंसर क्या है? कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार सामान्य कोशिकाओं से भिन्न होती है? और इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। तो पहले हम कैंसर देखते हैं। यह एक प्राणघातक रोग है। कैंसर के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। अविभेदित कोशिकाएं समूह या ट्यूमर बना लेती हैं। कोशिकाओं से बना ट्यूमर कोशिका विभाजन के फलस्वरूप तेजी से संख्या में वृद्धि करता है। कैंसर की कोशिकाएं
सामान्य कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। कैंसर कोशिकाएं अविभेदित होती हैं जबकि सामान्य कोशिकाएं विभेदित होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की। किसी एक प्रतिजैविक का वर्णन कीजिए। तो इसमें प्रतिजन व प्रतिरक्षी में विभेद बताना है, वो भी आप इसी के अंदर पढ़ लेंगे। तो आंसर है वातावरण में उपस्थित रोगोत्पादक विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, परजीवी आदि तथा अनेक विषाक्त पदार्थ विभिन्न माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं। इन विषाक्त पदार्थों का प्रतिजन कहते हैं को प्रतिजन कहते हैं। ये सामान्य रूप से शरीर की प्रोटीन से भिन्न होती है। प्रतिजैविक क्या है, सूक्ष्म जीवधारुओं के उपापचयी व्युत्पन्न होते हैं। ये किसी अन्य सूक्ष्म जीवधारी जैसे विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु आदि के लिए हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं। प्रतिजैविक प्रतियोगिता निरोध द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। अधिकतर प्रतिजैविक बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। अगला है प्रतिजैविक, जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन सूक्ष्म जीवों यानी कवक द्वारा किया जाता है। प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं। प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिफ्थीरिया, काली खांसी तथा न्यूमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेनिसिलिन सर्वप्रथम प्राप्त प्रतिजैविक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक कोड क्या है, समझाइए। तो शायद आपको ये अच्छे से दिख ना रहा हो, तो इसको मैं अच्छे से पूरा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो आनुवांशिक कोड की खोज का श्रेय वैज्ञानिक क्रिक, डॉक्टर खुराना तथा मथाई को जाता है। इनके अनुसार आनुवांशिक कोड एक सूक्ष्म इकाई है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है। इसे आनुवांशिक कोड कहते हैं। आनुवांशिक कोड कोई संदेश नहीं है बल्कि एक शब्दकोश है जो कोशिका द्वारा डीएनए की 4 नाइट्रोजन शार्कों की भाषा को 20 शब्दों वाली प्रोटीन संश्लेषण की भाषा में अनुवाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डीएनए का त्रिक कोड या आनुवांशिक कोड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए के एमिनो अम्लों को कोडित करता है। डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं जिन्हें संकेत में ए, टी, जी व सी कहते हैं। डीएनए पर नाइट्रोजन क्षारकों के समूह के रूप में आनुवंशिक भाषा अंकित रहती है। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट उससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन से लाभ व हानि बताइए। और इसी को घुमा करके कहा है आनुवांशिक रूपांतरित जीव का क्या उपयोग है, 2 उदाहरण दीजिए। तो क्या क्या लाभ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इन फसलों के पौधे द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि होती है। फिर इस प्रकार की फसलें अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप आदि के प्रति अधिक सहिष्णु होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें इस प्रकार की खाद्य फसलों के पोषणिक स्तर में वृद्धि होती है जैसे विटामिन ए समृद्ध धान। चौथा है आपका रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भरता। पांचवा है इस प्रकार की फसलें कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक होती है। 5 पॉइंट काफी है। फिर उसके बाद आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन से हानि, क्या हानि है। तो पहला इसका इस प्रकार की फसलें लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर सकती हैं। इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता नहीं होती जिससे किसान को प्रत्येक बार नए बीज खरीदने होते हैं। फिर इस प्रकार की फसलें बहुत महंगी पड़ती हैं और इनकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसलिए छोटे किसान प्रत्येक बार रूपांतरित फसलों के बीज नहीं खरीद सकते। इस प्रकार की फसलों के उत्पादन से यह संभावना है कि कीट एवं पीड़क इस प्रकार की फसलों के प्रति प्रतिरोधी हो जाएं और फिर उपयोग के लिए नए पीड़कनाशी एवं कीटनाशियों की आवश्यकता होगी। और उसके बाद इसमें आगे जो पॉइंट आपको बनाया गया है पॉइंट बना करके दिया गया है वो देख लेते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित जीव का उपयोग। तो क्या क्या उपयोग है इसके। पहला आप देख पा रहे हैं सामान्य शरीर क्रिया व विकास पर जीन्स के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन। दूसरा है आपका कैंसर, रूमेटाइड, संधिशोथ, अल्जाइमर आदि रोगों के आनुवांशिक रूपांतरित नमूनों का उपचार हेतु अध्ययन। तीसरा है आपका अनेक मानव रोगों के उपचार हेतु जैविक उत्पादों से बनी औषधि निर्माण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चौथा है आपका टीका सुरक्षा की जांच के लिए आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का उपयोग किया जाता है। निकट भविष्य में अधिक दुग्ध उत्पादन, उच्च कोटि की प्रोटीन युक्त मांस, अंडे या ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं का विकास आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के माध्यम से किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज या एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीन चिकित्सा क्या है और उसके बाद बाकी का जो हिस्सा है वो आप पढ़ेंगे खुद से। तो जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीन्स को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं
जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। और इसके बाद जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग जो कि है आप देख पा रहे हैं, इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो कंटिन्यू बोलूंगा तो एक ही गला दिया है भगवान ने, तो थोड़ा सा इसको बचा कर भी रखना है फ्यूचर के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, एक सामान्य परभक्षी खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला क्या है? यह हरे पादपों से प्रारंभ होकर शाकाहारी जंतुओं के माध्यम से बड़े मांसाहारी जंतुओं की ओर जाती है, जैसे घास से टिड्डा, ठीक है, फिर टिड्डा को कौन खाता है? मेढक, मेढक को सांप, फिर सांप से बाज, ऐसे ही घास खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, सॉरी, और लोमड़ी को भेड़िया और भेड़िया को बाघ, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, जीव संख्या के आधार पर वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड खींचिए। या फिर बोला है जीव संख्या के आधार पर घास पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड खींचिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। इसका जो पिरामिड है वो उसको मैं आपको पूरा एक ही पेज पर दिखा देता हूँ, ठीक है। टोटल आपका वृक्ष का परितंत्र है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं उसके बाद अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का सचित्र उल्लेख कीजिए। ये आपने क्लास किस में पढ़ा? 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा है, और फिर यहाँ पे आपका 12th में भी ये आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का आपको याद ही होगा, ये आपने बेसिक पीछे क्लासों में पढ़ ही चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 देखना है, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में नहीं बता रहा हूँ, तो इसके बारे में आपने खुद से लिख लेना है, या फिर नोट्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप वहां से भी इसको देख लीजिएगा। फिर है तालाब का परितंत्र। तालाब के परितंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। तो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें मुख्य घटक उत्पादक व उपभोक्ता है। किसमें? जैविक घटक में। तो उत्पादक क्या होते हैं? पादप, प्लवक, शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, डायटम्स आदि, टेरिडोफाइट जैसे एजोला, सोल्वेनिया तथा आवृत बीजी जैसे लेमना, वॉल्फिनिया, पिस्टिया आदि, ठीक है। उथले जल में निफ्मिया, ट्रापा, जूशिया आदि जड़ित पौधे भी मिलते हैं। तालाब के किनारे पर रैन, नकुलस, टाइफा आदि उभयचर पादप मिलते हैं। और उपभोक्ता कौन कौन से? विभिन्न स्तर के उपभोक्ता निम्नवत हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हो गए? छोटे कीट, फिर है कि कोपीपोडस, फिर है एनिलिड्स, मोलस्का के सदस्य, फिर है अमीबा, टेडपोल, लार्वा आदि जो शाकाहारी हैं। और दूसरे श्रेणी के उपभोक्ता क्या है? ये शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं, जैसे भृंग, बीटल्स, ठीक है, यानी भृंग कीट हो गया, छोटी मछलियां, मेढक आदि। फिर है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये मांसाहारी पर निर्भर रहते हैं, जैसे बड़ी मछली, ये उच्चतम उपभोक्ता है। क्लियर है? और उसके बाद ये पूरा पारिस्थितिक तंत्र आप देख रहे हैं तालाब का, तो इसको आप थोड़ा सा आंखों में बसा लीजिए अच्छे से। और उसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट या हेडिंग बनेगा उसको आप देख पा रहे हैं, अब घटक, डीकम्पोजर। तो अब घटक क्या होते हैं? ये मुख्य रूप से जीवाणु व कवक हैं जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि मुक्त करते हैं। जल में फिर से खनिज उपलब्ध कराते हैं जिन्हें कच्चे माल के रूप में उत्पादक फिर से उपभोग कर सकते हैं। अजैविक घटक कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? देखो आपने पहले घटक पढ़ा, घटक में आपने 2-3 पॉइंट पढ़े, फिर है आपका अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में आ जाएगा, तालाब में NCaPO4 एमिनो अम्ल, जल O2 CO2 आदि मिलते हैं। पोषक तत्व जल में घुलकर जीवों को उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवन को प्रभावित करने वाले घटक ताप, प्रकाश, pH आदि हैं। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। या फिर किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का केवल नामांकित आरेख या रेखाचित्र कीजिए। तो पहले आप इसमें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह देख लीजिए। इसमें कहा है, पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग उत्पादक ही कर सकते हैं, उत्पादक यानी हरे पौधे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और ये इसका जो पूरी संरचना है, ठीक है, रेखा चित्र है, वो आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो गूगल पर इनको आप टाइप कीजिएगा, तो ये सारे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पूरी जो डिटेल आपको पढ़नी है वो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको यहीं पर वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें कहा है, पादप संरक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। पादप संरक्षण आप जानते हैं, तो इनके कितने आपको 2 उद्देश्य बताने हैं। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला है आपका पादप संरक्षण के कोई 2 उद्देश्य। पहला है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। दूसरा है आपका संकटग्रस्त, दुर्लभ एवं सुभेद्य जातियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा करना। तीसरा है आपका समस्त पादप जातियों के जीन पूल को सुरक्षित रखना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका आ जाएगा या दो गैस प्रभावित जो करती हैं ग्रीन हाउस को। ठीक है, तो है पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है मेथेन, फिर है हेलेंस, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। अगला प्रश्न है, वाहित मल के नदी में विसर्जन होने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। या फिर वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? आंसर है, नगरों और शहरों में घरों से जल के साथ बहाया गया कूड़ा कचरा गंदगी अपद्रव्य तथा अपशिष्ट पदार्थ वाहित मल कहलाता है। घरेलू अपशिष्ट पदार्थों वाहित मल में अपद्रव्यों की उपस्थिति में यह उपयोग के लायक नहीं होता। घरेलू वाहित मल में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं: निलंबित ठोस पदार्थ जैसे बालू, गाद, चिकनी मृदा आदि। दूसरा है कोलाइडी पदार्थ जैसे मल पदार्थ, जीवाणु, कागज के रेशे, वस्त्रों के रेशे। तीसरा है आपका विलीन पदार्थ जैसे पोषक तत्व कैल्शियम, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट आदि इसके अंतर्गत आता है। फिर है वाहित मल के कारण जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आती है। इसके फलस्वरूप मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। जल में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवालों की अतिशय वृद्धि के कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है। इससे जल में O2 की कमी तथा विषाक्त रसायनों की अधिकता हो जाने से जल प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। वाहित मल में रोगाणुओं की उपस्थिति के कारण पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और इसके बाद एक पेज और है, और जो आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे वो आज हो जाएंगे कंप्लीट। वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारणों और प्रभावों की चर्चा कीजिए। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या है? तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि होना, जिस कारण पृथ्वी की सतह का ताप लगातार बढ़ रहा है। सन 2100 तक विश्व के तापमान में 14, ठीक है, यहाँ पे 1.1 से 5.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। ठीक है, 1.4 है शायद, तो 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों का अधिक प्रयोग, वनों का कटना तथा भूमि के प्रयोग में परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि होना है। फिर है वैश्विक उष्णता के प्रभाव। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में हानिकारक जलवायु परिवर्तन होते हैं। दूसरा आपका जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ध्रुवीय हिम टोपियों और अन्य जगहों जैसे हिमालय की हिम चोटियों के पिघलने की दर बढ़ने के कारण समुद्र तल का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे अनेक समुद्र तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। फिर है रोग वाहकों की संख्या तथा खरपतवार में वृद्धि हो जाती है, इससे कुल उत्पादन कम हो जाता है। इसमें आगे है वैश्विक उष्णता को नियंत्रित करने के उपाय। पहला है वनों का कटान रोककर तथा अधिक संख्या में वृक्ष रोपण करके वैश्विक उष्णता के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा आपका जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करके वैश्विक उष्णता के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करके वैश्विक उष्णता के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है बच्चों इसमें, वैश्विक उष्णता को नियंत्रित करने के लिए मानव जनसंख्या को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। और लास्ट जो क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें है मानव परिवर्धित भ्रूण किस अंग से पोषण व ऑक्सीजन प्राप्त करता है? या फिर जरायुज जंतु में भ्रूण का पूर्ण पोषण व विकास कहाँ और कैसे होता है? तो पहले है भ्रूण गर्भाशय से अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। अपरा द्वारा भ्रूण पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्राप्त करता है और उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। आगे देखते हैं, फिर है सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो इसका आंसर आप बच्चों देख लीजिए। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में जनन कोशिकाओं के मध्य स्थित लंबी एवं फूली हुई कोशिकाएं होती हैं। पूर्ण विकसित शुक्राणु अपने शीर्ष द्वारा सर्टोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। इसी में अगला है वृषण जालिका क्या है? तो शुक्र जनन नलिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं, इसे वृषण जालिका कहते हैं। इससे 5 से 20 शुक्र वाहिकाएं निकलकर एपिडिडिमिस नलिका में खुलती है। ठीक है, एपिडिडिमिस या अधिवृषण के अंतिम भाग से शुक्र वाहिनी निकलती है। और लास्ट है आपका लैडिंग कोशिकाओं का क्या तात्पर्य है? वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य अंतराली लैडिंग कोशिकाओं के समूह होते हैं। इससे नर हार्मोन्स एंड्रोजन स्रावित होता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आपके जो बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन है वो आपने देख लिए हैं, और इतने क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके जितने का पेपर है उसमें से लगभग आपका 70-80% इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन देखें इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो अभी आपने देखा कि जो रिकॉर्डिंग थी, आवाज तो आ रही थी बट जो कैमरा था वो ऑफ हो चुका था, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने जितने बच्चों क्वेश्चन देखे सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा तो एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगेन मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से आप पेपर दीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट या टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।